नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आए हैं। आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। कितने विधि अधिकारी हैं दोस्तों? 3 विधि अधिकारी हैं। भारत के 3 विधि अधिकारी हैं। पहला है भारत का महान्यायवादी, जिसे अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा है भारत का महाअधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और तीसरा है भारत के अपर महाअधिवक्ता, जिसे हम एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। हम बात कर रहे हैं आज महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। भारत में जो है 3 विधि अधिकारी हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाअधिवक्ता और भारत के अपर महाअधिवक्ता। सबसे पहला जो आज का प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, हुआ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि MC सीतलवार जो है भारत के प्रथम न्यायवादी थे। क्वेश्चन है भारत का प्रथम न्यायवादी कौन था? तो MC सीतलवार। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था तो MC सीतलवार। अगला प्रश्न है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम करता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अगर ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। याद रखिएगा, भारत सरकार का जो विधि सलाहकार होता है वो महान्यायवादी होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं। भारत सरकार ने संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दोस्तों ये अधिकार मिला हुआ है महान्यायवादी को, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है कि अगर भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामले हैं तो उसके मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय में जो है भारत सरकार की ओर से कौन पेश होगा? तो भारत का महान्यायवादी पेश होगा। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 143 जो है आर्टिकल, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की ओर से जो है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? वो है भारत का महान्यायवादी। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में भी सुनवाई का अधिकार है इसके पास, भारत के महान्यायवादी के पास। अनुच्छेद 76 में 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेगा? तो राष्ट्रपति। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 76(4) के अनुसार जो है राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक जो है महान्यायवादी को उसके पद पर बनाए हुए रख सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि भारत के महान्यायवादी को जो है कितना कार्यकाल होना चाहिए वो जो है सुनिश्चित राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाहियों में भाग लेने का और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी को जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का अधिकार है और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वो वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है भारत के महान्यायवादी को। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है, उसके नीचे ही काम करता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। याद रखिए, भारत में वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल है। कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल हैं। अगला जो है महान्यायवादी का पद संविधान के 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। दोस्तों याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अनुच्छेद 76 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का महान्यायवादी पद जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद का संवैधानिक न होकर ये स्टैट्यूटरी जो है वैधानिक पद है। दोस्तों महाधिवक्ता जो है क्या है दोस्तों? वैधानिक पद है, लेकिन
महान्यायवादी जो है वो संवैधानिक पद है। याद रखिएगा दोस्तों, महान्यायवादी कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है। लेकिन महाधिवक्ता जो है वो एक वैधानिक पोस्ट है, ये संवैधानिक पोस्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा महान्यायवादी के बारे में। हम चर्चा करते हैं आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारी बातें जो हम जानने जा रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चीजें जानने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। याद रखिए, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बी नरहरि राव जो है भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर जो कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार में महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट जनरल होता है। जैसे अभी बिहार का एडवोकेट जनरल ललित किशोर है, तो वो जो है राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। जैसे केंद्र सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो देता है महान्यायवादी। उसी प्रकार से राज्य सरकार को जो है कानूनी विषय पर परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है वो संसद की लोक सेवा समिति में उपस्थित रहता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इस वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा, वित्तीय रक्षकों में कौन कौन शामिल है? उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और उसमें से एक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए शुरू करते हैं। अगला पॉइंट हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि सीएजी से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान द्वारा। ये एक संवैधानिक पद है, याद रखिएगा। जैसे हमने बताया कि महान्यायवादी भी जो है क्या है? संवैधानिक पद है, याद रखिए संवैधानिक पद है। उसी प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी जो है वो संविधान के द्वारा इस पद को क्रिएट किया गया था, इसलिए संवैधानिक पद है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? कितने वर्ष का टेन्योर होता है? तो 6 वर्ष का। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं सीएजी का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक, चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। याद रखिएगा, लोक निधि का मुख्य गार्जियन किसको कहा जाता है? एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? लोक निधि का मुख्य अभिभावक जो कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, जिसे गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखिए गिरीश चंद्र मुर्मू जो है हाल ही फिलहाल में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के जो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? राज्य एवं केंद्र सरकारों का जितना भी खर्च होता है ना, सारे खर्चों का जो वित्तीय जांच करता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। याद रखिएगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो जितने भी खर्चा करती है वो सारे खर्चों का वित्तीय जांच करने का काम करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखागार के पेंशन और भत्ते किस पर आधारित होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखागार के जो पेंशन और भत्ते जो मिलते हैं भारत की संचित निधि से मिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के संचित निधि से मिलते हैं। अब है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है 148 अनुच्छेद है। ये कहता है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही साफ साफ लिखा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति के बारे में वर्णन है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा और उसकी मुक्ति कैसे की जाएगी, पदमुक्ति कैसे होगा, ये दिया हुआ है। 139 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियां के बारे में। आर्टिकल 149 ये बताता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य क्या हैं और शक्तियों के बारे में बताता है। आर्टिकल 150 संघ और राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। और 151 के बारे में अंकेक्षण प्रतिवेदन जो है रिपोर्ट वो
से संबंधित है 151 अनुच्छेद। देखिए दोस्तों, अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करे, अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद पर धारण नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रह चुका हो तो किसी भी सरकारी पद पर वो फिर दोबारा जो है नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वो महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है, बहुत संभावना है। तो आज के एपिसोड को यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।